नमस्कार दोस्तों। 7वें दिन मीरा को मिली काली चिट्ठी ने उसकी किस्मत बदल दी। शादी के बाद मीरा को ससुराल आए सिर्फ 7 दिन हुए थे, लेकिन 7वीं रात उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से एक काली चिट्ठी अंदर सरकाई गई। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर तुमने सुबह तक यह बात किसी को बताई तो इस घर की एक और बहू गायब हो जाएगी। मीरा के हाथ कांपने लगे। उसने चिट्ठी पलटी तो पीछे एक तारीख लिखी थी, ठीक 10 साल पुरानी तारीख, और उसी तारीख को इस घर की एक बहू अचानक गायब हुई थी। मीरा ने जैसे ही वह नाम पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह नाम था सरिता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि 10 साल पुरानी घटना की चिट्ठी आज उसे कौन भेज रहा था। शहर के किनारे एक बड़ी पुरानी हवेली थी। हवेली के मालिक रमेश चंद्र शहर के जाने माने व्यापारी थे। उनकी पत्नी शारदा देवी घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी। उनके 3 बेटे थे, अभय, रोहित और मोहित। अभय की शादी नैना से हुई थी, रोहित की शादी काव्या से हुई थी और सबसे छोटे बेटे मोहित की शादी अभी कुछ दिन पहले मीरा से हुई थी। मीरा पढ़ी लिखी लड़की थी और शादी से पहले एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसे उम्मीद थी कि शादी के बाद भी वह अपनी नौकरी जारी रखेगी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन शारदा देवी ने साफ कह दिया, इस घर की बहुएं बाहर नौकरी नहीं करती। मीरा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैंने शादी से पहले ही बताया था कि मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहती। शारदा देवी बोली, शादी से पहले बहुत कुछ कहा जाता है, शादी के बाद घर की जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। मीरा चुप हो गई। मोहित ने बाद में कहा, कुछ दिन मम्मी की बात मान लो, फिर हम बात करेंगे। मीरा ने उसकी तरफ देखा। कुछ दिन कितने? मोहित के पास कोई जवाब नहीं था। घर में बड़ी बहू नैना और मंजली बहू काव्या भी थी। मीरा ने गौर किया कि दोनों बहुएं बहुत कम बोलती थी, खासकर नैना। वह हर वक्त जैसे किसी डर में रहती थी। एक दिन मीरा ने पूछा, दीदी, आप इतनी चुप क्यों रहती हैं? नैना मुस्कुराई। घर में शांति चाहिए तो कम बोलना सीखना पड़ता है, काव्या ने तुरंत कहा, और ज़्यादा सवाल पूछना तो बिल्कुल नहीं। मीरा हंस पड़ी, लेकिन दोनों के चेहरों पर हंसी नहीं थी। शादी के 7वें दिन रात को मीरा अपने कमरे में सोने जा रही थी। मोहित किसी काम से बाहर गया हुआ था। करीब रात के 11 बजे मीरा ने दरवाज़ा बंद किया। तभी कुछ देर बाद उसे दरवाजे के नीचे से कागज अंदर आता दिखाई दिया। उसने कागज उठाया। वह काला लिफाफा था। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी। तुम्हें इस घर में रहने के लिए एक नियम मानना होगा। रात में पीछे वाले गलियारे में मत जाना। नीचे लिखा था, अगर गई तो सरिता की तरह गायब हो जाओगी। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत कमरे से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन तभी बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। छन 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 छन, जैसे किसी के पैरों में पायल हो। मीरा ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर बाद आवाज़ बंद हो गई। सुबह मीरा ने चिट्ठी काव्या को दिखाई। काव्या का चेहरा देखते ही बदल गया। यह तुम्हें कहाँ मिली? मेरे कमरे के बाहर। काव्या ने चिट्ठी हाथ में ली। तुमने किसी को बताया? नहीं। काव्या ने तुरंत कहा, किसी को मत बताना। मीरा हैरान हो गई। क्यों? काव्या बोली, क्योंकि
इस घर में सरिता का नाम लेना भी पसंद नहीं किया जाता। सरिता कौन थी? काव्या ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, 10 साल पहले इस घर की बड़ी बहू थी। फिर एक रात अचानक गायब हो गई। पुलिस रिपोर्ट हुई थी? फिर मिली? काव्या ने सिर हिला दिया। नहीं। मीरा ने पूछा, परिवार ने क्या कहा? कहा कि वह किसी के साथ भाग गई। मीरा चुप हो गई। उसे पिछली रात की चिट्ठी याद आ गई। उस रात मीरा ने तय किया कि वह सच जानकर रहेगी। करीब 12:30 बजे घर शांत हो गया। मीरा ने देखा कि शारदा देवी अपने कमरे में थी। रमेश चंद्र सो चुके थे। नैना और काव्या के कमरे भी बंद थे। मोहित अभी तक वापस नहीं आया था। मीरा धीरे से पीछे वाले गलियारे में पहुंची। वहां एक पुराना कमरा था जिसके दरवाजे पर ताला लगा था। अचानक उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी। छन 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 आवाज़ कमरे के अंदर से आ रही थी। मीरा ने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। अंदर से किसी महिला के रोने की आवाज़ आई। मुझे यहाँ से जाने दो। मीरा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा चीखने ही वाली थी कि सामने नैना थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? नैना ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप। फिर उसे खींचकर कमरे में ले गई। मैंने तुम्हें कहा था ना कि पीछे मत आना। मीरा ने पूछा, अंदर कौन है? नैना की आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता। आप झूठ बोल रही हैं। नैना कुछ नहीं बोली। अगली सुबह मीरा ने नैना के कमरे में जाकर फिर पूछा, दीदी आपको कुछ पता है? नैना बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने अलमारी से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में 4 लोग थे, शारदा देवी, रमेश चंद्र और एक युवा महिला। यह सरिता है। मीरा ने तस्वीर देखी। सरिता के गले में वही तरह की लाल पायल थी जैसी आवाज़ उसने रात में सुनी थी। नैना बोली, सरिता बहुत बहादुर थी। फिर उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने घर की एक बात सबके सामने रखने की कोशिश की थी। क्या बात? नैना ने जवाब देने से पहले दरवाज़ा बंद किया। इस घर के पुराने कारोबार में कुछ गलत हुआ था। कैसा गलत? मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन आपको कुछ तो पता है। नैना की आंखों से आंसू निकलने लगे। सरिता ने मुझे एक डायरी दी थी। कहाँ है? मेरे पास नहीं है। फिर उनके गायब होने के बाद वह भी गायब हो गई। उसी शाम मीरा को फिर एक काली चिट्ठी मिली। इस बार लिखा था, अगर सच जानना है तो आज रात 1 बजे पुराने कुएं के पास आना। मीरा अकेले नहीं गई। उसने काव्या को साथ लिया। दोनों रात में पीछे के पुराने कुएं तक पहुंची। वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। वह हवेली के पास ही रहने वाली जानकी बुआ थी। उन्होंने कहा, तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। मीरा ने पूछा, सरिता के बारे में आप क्या जानती हैं? जानकी बुआ ने लंबी सांस ली। सरिता भागी नहीं थी। दोनों चौंक गई। तो फिर उसे घर से निकाला गया था। किसने? जानकी बुआ ने हवेली की तरफ देखा। उस समय घर के लोगों ने। क्यों?
क्योंकि सरिता को पता चल गया था कि उसके पति के नाम पर चल रहा कारोबार असल में किसी और के हक का था। मीरा ने पूछा, किसका? जानकी बुआ बोली, रमेश चंद्र के छोटे भाई की संपत्ति का। मीरा चुप हो गई, लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों मुड़ी, कोई नहीं था। जानकी बुआ अचानक घबरा गई। अब तुम दोनों वापस जाओ, लेकिन सरिता कहाँ है? जानकी बुआ ने कहा, जिंदा है। मीरा और काव्य के होश उड़ गए। क्या? लेकिन कहाँ है? यह मुझे नहीं पता। अगले दिन घर में तनाव बढ़ गया। शारदा देवी ने मीरा से पूछा, तुम रात को कहाँ गई थी? मीरा चौंक गई। मैं कमरे में थी। शारदा देवी ने घूर कर देखा। मुझसे झूठ मत बोलो। मीरा समझ गई कि शायद किसी ने उन्हें देख लिया था। उसी रात उसने मोहित से सारी बात बताई। मोहित ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने काली चिट्ठियां देखी तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। मीरा, मुझे भी कुछ अजीब लगता था। क्या? मुझे बचपन से बताया गया कि सरिता चाची घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन पापा कभी उनका नाम नहीं लेते। अगली सुबह मोहित ने पुराने स्टोर रूम की सफाई करने का बहाना बनाया। मीरा और काव्या भी उसके साथ थी। एक पुराने लकड़ी के संदूक में उन्हें कई फाइलें मिली। उनमें से एक फाइल पर लिखा था, सरिता देवी व्यक्तिगत दस्तावेज। फाइल के अंदर एक पुराना अस्पताल का कागज था। नाम पढ़ते ही मीरा की सांस रुक गई। सरिता देवी। अस्पताल का पता शहर के दूसरे छोर पर था। मोहित ने तुरंत वहां फोन किया। अस्पताल ने बताया कि सरिता नाम की एक महिला 10 साल पहले वहां भर्ती हुई थी, लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तीनों वहां पहुंचे। अस्पताल के पुराने कर्मचारी ने एक पता दिया। वह पता एक महिला आश्रम का था। आश्रम पहुंचने पर उन्हें पता चला कि सरिता कुछ साल पहले वहां रही थी, लेकिन अब वह वहां नहीं थी। कर्मचारी ने कहा, उन्होंने जाते समय एक चिट्ठी छोड़ी थी। चिट्ठी मीरा को दी गई। उसमें लिखा था, अगर कभी मेरे परिवार की कोई बहू यह चिट्ठी पढ़े तो उसे सिर्फ इतना कहना, मैंने घर छोड़कर भागने का फैसला नहीं किया था, मुझे मजबूर किया गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। नीचे एक फ़ोन नंबर था। मोहित ने नंबर मिलाया। फ़ोन उठा। दूसरी तरफ एक महिला की आवाज़ थी। कौन? मोहित ने कहा, क्या आप सरिता हैं? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर जवाब आया, तुम कौन हो? मैं रमेश चंद्र का बेटा हूँ। दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। कुछ देर बाद उसी नंबर से वापस फ़ोन आया। सरिता ने कहा, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी, लेकिन हवेली में नहीं। उन्होंने मिलने के लिए शहर के एक मंदिर के पास बुलाया। अगले दिन मीरा, मोहित, काव्या और नैना वहां पहुंचे। कुछ देर बाद एक महिला सामने आई। बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी, लेकिन चेहरा वही था, सरिता। नैना उन्हें देखकर रोने लगी। दीदी। सरिता ने उसे गले लगा लिया। फिर बोली, तुम लोगों को बहुत देर लगी। मीरा ने पूछा, आप 10 साल तक कहाँ थी? सरिता बोली, मैं भागी नहीं थी, मुझे घर से निकाल दिया गया था। क्यों?
क्योंकि मुझे पता चला था कि परिवार की एक बड़ी जमीन के कागजों में धोखा किया गया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस समय पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन परिवार के प्रभावशाली लोगों ने उन्हें धमकाया। उनका पति भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। फिर उन्हें ज़बरदस्ती दूसरे शहर भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने सबूत सुरक्षित रखे। और अब? मीरा ने पूछा। सरिता मुस्कुराई। अब मेरे पास वह सबूत है जिससे सच्चाई साबित हो सकती है। सभी हवेली लौटे। सरिता को सामने देखकर शारदा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश चंद्र कुर्सी से उठ भी नहीं पाए। सरिता? सरिता ने कहा। हाँ, वही सरिता जिसे आपने सबको बताया था कि वह घर छोड़कर भाग गई। मोहित ने अपने पिता की तरफ देखा। आपने इतने साल झूठ बोला। रमेश चंद्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर झुका लिया। मैं डर गया था। किससे? अपने ही परिवार से। सरिता ने सारे दस्तावेज पुलिस के सामने रख दिए। जांच शुरू हुई। पुराने मामले फिर से खोले गए और सच सामने आ गया। लेकिन कहानी का आखिरी राज अभी बाकी था। मीरा को अचानक याद आया, काली चिट्ठियां किसने भेजी थी? उसने सरिता से पूछा। आपने मुझे चिट्ठियां भेजी थी? सरिता ने सिर हिलाया। नहीं। मीरा चौंक गई। तो फिर? सबकी नज़रें एक दूसरे पर टिक गई। तभी काव्या आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने भेजी थी। मीरा हैरान रह गई। आपने? काव्या बोली। मैंने कई साल पहले सरिता दीदी को ढूंढ लिया था, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं थे। मैं सीधे परिवार से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। तो मुझे क्यों बताया? काव्या ने कहा, क्योंकि मुझे लगा कि तुम इस घर में चुप रहने वाली बहू नहीं हो। मीरा ने उसकी तरफ देखा। काव्या मुस्कुराई। मुझे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो डरने के बजाय सवाल पूछे। कुछ महीनों बाद परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सरिता को उसका सम्मान वापस मिला। नैना ने अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी शुरू की। काव्या ने भी अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया। मीरा ने स्कूल में दोबारा नौकरी शुरू कर दी। मोहित ने अपनी माँ से साफ कहा, घर तभी परिवार होता है जब यहाँ हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी हो। शारदा देवी ने बहुत देर बाद अपनी बहुओं से माफ़ी मांगी। मैंने हमेशा सोचा कि घर की इज्जत बचाना सबसे ज़रूरी है। मीरा ने कहा, इज्जत सच छिपाने से नहीं, सच का साथ देने से बचती है। सरिता चुपचाप सब सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। 10 साल बाद उन्हें आखिरकार अपना घर नहीं, लेकिन अपनी आवाज़ वापस मिल गई थी। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि डर के कारण छिपाया गया सच एक दिन जरूर सामने आता है, और किसी भी घर की इज्जत उसकी दीवारों से नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के सम्मान से बनती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर आपको ऐसी पहली काली चिट्ठी मिलती तो क्या आप उसका रहस्य जानने की कोशिश करते? धन्यवाद।